नमस्कार मित्रों, टॉपिक वाइज कंप्लीट एंड डीपली स्टडी के लिए साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने साई एक्सीलेंट कोचिंग का यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं बताने जा रहा हूँ। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मौलिक अधिकारों की विशेषताओं से संबंधित दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रकार पूछा जाता है कि भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं नहीं हैं। 4 विकल्प आएंगे, तो ऐसी स्थिति में 3 विकल्पों में वर्णित जो विशेषताएं होंगी वो मौलिक अधिकारों की विशेषताएं होंगी और 1 विकल्प में नहीं होंगी, वो आपका उत्तर होगा। दूसरा फॉर्मेट होता है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विशेषता है, तो ऐसी स्थिति में 3 विकल्पों में वर्णित विशेषता नहीं होगी और 1 विकल्प में वर्णित विशेषता होगी, वो आपका उत्तर होगा। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो लाइफ में फिर दोबारा आपको सीखने की या पढ़ने की या रटने की या याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मौलिक अधिकारों की सारी विशेषताएं बताने जा रहा हूं। अंत तक वीडियो देखेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि आप मौलिक अधिकारों में वर्णित विशेषताओं के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर पाएंगे। मौलिक अधिकार क्या है, सर्वप्रथम तो ये देखें। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार भी कहा गया है। अधिकार वह है जिनके द्वारा हम अपना विकास करते हैं। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का वर्णन करने वाला देश अमेरिका था। अमेरिका से पहले भी सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट ने अपनी प्रजा को और अपने मंत्रिमंडल को मैग्ना कार्टा दिया था, जिसे महाधिकार पत्र कहा गया। उसके पश्चात नागरिकों को विस्तृत तथा लिखित रूप में अधिकार देने वाला देश अमेरिका था। भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में ही पूछे जाते हैं, तो वहीं सीधी सीधी मैं बात करता हूं, इधर उधर की बात न करते हुए सीधी सीधी बात करता हूं। भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि भारत में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को। भारत में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, तो दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है भाग 3 में वर्णित है। अगला पूछा जाता है कि भारत में प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे, तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। और फिर प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो 12 से 35 तक हैं। सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और तत्पश्चात अनुच्छेद 300 में इसे कानूनी अथवा वैधानिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार संविधान में क्यों वर्णित किए गए, इसकी क्या आवश्यकता थी। तो मौलिक अधिकार जो संविधान में वर्णित किए गए थे वह व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, तो व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। फिर प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार किसके लिए है, तो ये शासक वर्ग के लिए नहीं बल्कि मौलिक अधिकार नागरिकों के वैधानिक अधिकार है। तत्पश्चात प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार नागरिकों को क्यों प्रदान किए गए हैं, तो मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के शोषण से बचाने के लिए प्रदान किए गए हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं वो संविधान की विशेषताएं हैं।
अर्थात राज्य के द्वारा, शासक वर्ग के द्वारा, सरकार अथवा सरकारी के द्वारा अथवा किसी निजी संस्था या व्यक्ति के द्वारा किसी भी नागरिक का किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, इसके लिए संविधान में राज्य के शोषण से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी होती है? तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है वह नकारात्मक है। नकारात्मक से तात्पर्य है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए तो शोषण से बचाते हैं, लेकिन राज्य अथवा सरकारों को ये निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, ये नहीं करना है। तो अर्थात राज्य के लिए इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है, क्योंकि राज्यों को क्या नहीं करना है इसका दिशा निर्देश कौन देता है? तो मौलिक अधिकार ये दिशा निर्देश देते हैं कि राज्यों को क्या नहीं करना है, इसका दिशा निर्देश मौलिक अधिकारों के द्वारा दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी बाकी है। इस समय इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मौलिक अधिकारों की विशेषताएं समझा रहा हूं। तो ये विशेषताएं हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब अगली विशेषताएं बताता हूं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारत के अंदर मौलिक अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के तौर पर परिभाषित किया गया है। अर्थात ये मानव के बुनियादी अधिकार हैं, इनके बिना मानव के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत के अंदर मौलिक अधिकार किसके द्वारा लागू होते हैं? तो भारत में मौलिक अधिकार उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय को लागू करने का अधिकार दिया गया है। अर्थात हम इस तरह से कह सकते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको है? तो उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की स्वयं गारंटी भारत का संविधान करता है। अर्थात भारत के संविधान ने ही दिए हैं। इसको कोई ये को नहीं कह सकता कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री कि हमने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं। नहीं, इनकी सुरक्षा की गारंटी भी किसके पास है? संविधान के पास है। भारत के अंदर हालांकि देखा जाए तो अन्य कानूनों की संरक्षण करने के लिए या अन्य प्रकार के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियम बनाए जाते हैं और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत अन्य अधिकार संरक्षित रहते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों की संरक्षण और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी स्वयं संविधान है। भारत में और कोई अधिनियम नहीं है। भारत के अंदर मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति भारत में राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को जो निलंबित कर सकता है वो अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के तहत ही इसे मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन भारत में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते, लेकिन अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय निलंबित किए जा सकते हैं, वह भी संसद के अनुमोदन के आधार पर। इस तरह से भारत में ये मौलिक अधिकार की विशेषता इस समय सिखा रहा हूं। भारत में सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में ये वर्णित है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषाएं तथा राज्य क्या है उनके बारे में दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 13 में साफ लिखा गया है कि यदि कोई कानून, नियम या आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह कानून, वह नियम, वह आदेश और वह परंपरा पूरी तरह से अनुच्छेद 13 के अधीन मान्य नहीं होगी। यह बात मौलिक अधिकारों की विशेषताओं में है। अब बात करता हूं कि भारत में जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो चुका, तो उसके बाद
क्या ऐसी विपत्तियां आई और या क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि देश में आज़ादी की अगले वर्ष ही, आज़ादी के 3 वर्ष में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के अगले वर्ष ही संविधान में संशोधन करना आवश्यक हो गया? तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां समय समय पर उत्पन्न होती रहीं, जिसके कारण हमारे संसद को समय समय पर संविधान में संशोधन करना आवश्यक हुआ। अब हम देखते हैं कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में कब कौन कौन से संशोधन हुए, किस तरह से, वह भी सब विशेषताओं में शामिल है। देश के अंदर सर्वप्रथम सन 1951 यानी कि संविधान लागू होने के 1 साल बाद ही हमारे देश में 2 बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। एक बात था शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। शंकरी प्रसाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, अर्थात देखा जाए जो बनाम से पहले लिखा जाता है वो वादी होता है और बनाम के बाद जो लिखा जाता है वो प्रतिवादी होता है। अर्थात वादी वो होता है जो न्यायालय की शरण में जाता है और जिसके खिलाफ जाता है वो प्रतिवादी होता है। तो इस तरह से शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और दूसरा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार सन 1951 में ये 2 मुकदमे थे। इन दोनों मुकदमों में जब ये ऊपर पहुंचते हैं तो इसके पश्चात सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संशोधन को स्वीकार किया। सन 1950 से 1951 तक ये लिख दिया गया कि संविधान में मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं होगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में निम्नलिखित में से किस केस में मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया, या सर्वोच्च न्यायालय ने कब यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? तो सन 1951 शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार में ये निर्णय हुआ था। अब इसके बाद मौलिक अधिकारों में तो यह भी विशेषता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन इस संशोधन को सर्वप्रथम स्वीकार कब किया गया? तो सन 1951 में। कौन कौन से बाद में? तो ये समझा दिया गया। अब सन 1967 का बाद आपको बताता हूं, 1967। सन 1967 में एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया था, गोलखनाथ ने भारतीय संघ, तो गोलखनाथ बनाम भारतीय संघ में ये निर्णय हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाद में निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन के अधिकार को नष्ट किया जाता है और ये व्यवस्था की गई थी कि संविधान संशोधन भी विधि है जिन्हें मौलिक अधिकारों में असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर फिर से प्रश्न हुआ कि भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन को कब शून्य घोषित किया गया कि मौलिक अधिकारों से असंगत होने पर किसी भी प्रकार के कानून को शून्य घोषित किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कब निर्णय दिया? तो 1967 में। और किस केस में दिया? तो गोलखनाथ बनाम भारतीय संघ में इसको वर्णित किया गया था। इसके बाद देश के अंदर इसी में ही सन 1971 की बात है कि इस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और 24वें संविधान संशोधन किया गया और 24वें संशोधन के पश्चात संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार कब प्रदान किया गया? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार दिया गया वह संशोधन करने का अधिकार कब प्रदान किया गया? तो सन 1971 में। कौन से संविधान संशोधन में? तो 24वें संविधान संशोधन में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार 1971 में दिया गया। अब इसके पश्चात सन 1973 में एक इंपोर्टेंट
केस में निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वह केस था केशवानंद भारती बनाम केरल। तो वह केस था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया और इसमें कहा गया कि संसद में संशोधन को स्वीकार किया जाता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। अर्थात इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों को संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित संशोधन द्वारा बढ़ाया, हटाया या संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब देखिए पुनः इसको पलटा गया। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, अर्थात वह अपने फैसले को पलट सकता है। तो इस तरह से सन 1973 के पश्चात सन 1980 में, यहीं पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर सन 1973 के पश्चात ही सन 1976 में इस वाली व्यवस्था को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचे अर्थात प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हो सकता, इंदिरा गांधी सरकार ने सन 1976 में देश के अंदर 42वां संविधान संशोधन किया और देश के संविधान का मूल ढांचा अर्थात प्रस्तावना में संशोधन करके दिखाया, और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय को पलटा गया देश की संसद के द्वारा। और अब तक फिर प्रश्न बनता है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में अब तक सन 2020 आज की तारीख तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो संविधान की प्रस्तावनाओं में अब तक केवल एक ही बार सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन में परिवर्तन हुआ था, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। सन 1973 के पश्चात सन 1980 में एक बार पुनः मौलिक अधिकारों से संबंधित एक केस आया जो था मिनर्वा मिल केस। तो इस मिनर्वा मिल केस में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों को लेकर व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय ने यहां पर कहा था कि संसद द्वारा मौलिक ढांचे में संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में है। अर्थात कहा गया कि भाई ठीक है, यहां मौलिक ढांचे में संशोधन संसद कर सकती है। अब इसके पश्चात एक और केस जाता है, मेनका गांधी केस। इस मेनका गांधी केस में यह व्यवस्था की गई थी कि देश के अंदर अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ये कब था? सन 1978 में। सन 1978 में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्यवस्थित किया गया था, मतलब प्रतिबंध किया गया था कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में संशोधित, किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को समाप्त न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कब निर्णय दिया था? तो सन 1978 में दिया था ये। अब इसके पश्चात देखा जाए तो फिर से देश के अंदर सन 2017 में आपने सुना होगा एक विशेष केस था शायरा बानो केस, और इसके पश्चात 2017 में निस्ता के अधिकार में भी OSP शर्मा 1954 और खड़ंग सिंह केस 1962 को बदलते हुए आदेश दिया गया था कि निस्ता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। तो इस तरह से देश के अंदर समय समय पर मौलिक अधिकारों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं। वह निर्णय जो कॉम्पिटिटिव है वो आपको मैं बता चुका हूँ, और इस तरह से मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन इस संविधान की विशेषता से संबंधित आते हैं, जो आपको सबको नोट करा चुका हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, वो तो बात को वो हो जाएगा।